चलिए तो अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं, जिसके अंदर हमारा रहता है कि फैक्टर अफेक्टिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर, कि जो आपका कैपिटल स्ट्रक्चर है जो आपने डिटरमाइन किया है विद द हेल्प ऑफ द 4 थ्योरी 5 थ्योरीज मैंने आपको करवाई है। उम्मीद करेंगे कि आप सबने वो वीडियो देख ली होगी, इवन हमने डिफरेंस भी किया था, अजम्पशंस की थी। ये सारी की सारी थ्योरीज जो है, नेट इनकम अप्रोच हो गया, ट्रेडिशनल अप्रोच हो गया, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच हो गया, मोदी गिलानी मिलर अप्रोच हो गया, इन सभी अप्रोचेस को हमने विद एग्जाम्पल्स के साथ डिस्कस किया था। ये देखो हमने विद ग्राफ के साथ डिस्कस किया था, क्यों कौन थ्योरी किस कैसी थ्योरी कैसा ग्राफ प्लॉट कर रही है, इनकी अजम्पशंस को हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। चलिए तो अब हम पहुंच जाते हैं हमारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के ऊपर, जो कि है हमारा फैक्टर अफेक्टिंग द डिटरमिनेशंस द कैपिटल स्ट्रक्चर्स। जब हम कैपिटल स्ट्रक्चर्स को डिटरमाइन करें, अब मैंने आपको थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं प्रीवियस लेक्चर को कि कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है। प्रपोर्शन होता है आपके पास जितने भी सोर्सेज हैं, जैसे कि आपके पास इक्विटी का सोर्स है, आपके पास प्रेफरेंस का सोर्स है, आपके पास डेट का सोर्स है, आपके पास रिटेन अर्निंग है, या मैं कहूँ रिजर्व एंड सरप्लस है, ये सभी के सभी सोर्सेज है, राइट। एक सेकेंड, तो इन सभी सोर्सेज में से कितना हिस्सा हम इक्विटी से लेंगे, कितना हिस्सा हम प्रेफरेंस से लेंगे, कितना हिस्सा हम डेट से लेंगे, जिसको हमने डिसाइड किया था, राइट। और कैपिटल स्ट्रक्चर की जितनी भी हमने थ्योरी की थी, वहां पे ये बोला गया था कि जो आप लेने वाले हैं वहां पर इक्विटी और डेट को एज्यूम किया था, केवल आपके ये दो ही सोर्स होने वाले हैं जहां से हम अपनी कैपिटल को रेज करेंगे। क्या ये सभी को एग्जम्पशंस याद है जो मैंने आपको समझाई थी? अच्छा, तो चलो अब बात कर लेते हैं सबसे पहला फैक्टर कि एक और बात बता देते हैं कि जो कैपिटल है वो आप या तो अपने ही सोर्सेज से, आपके खुद के सोर्सेज होंगे, या फिर आप बाहर से उधार लेंगे। मैंने एग्जांपल दिया था शादी का, आपको शादी में 10 लाख रुपए चाहिए, आपने कहा मेरे पास तो 3 लाख है। सो मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, आपके पास 3 लाख है तो बाहर से ले लो 7 लाख। तो 3 लाख तो आपके पास क्या हुआ, खुद का पैसा हुआ, और 7 लाख क्या हुआ, आपके पास उधार का पैसा, जिसे हम कहेंगे बोरोविंग्स फंड्स कहेंगे। ओके, क्लियर है। अच्छा, अब सबसे पहला जो फैक्टर है जो कि अफेक्ट करता है कैपिटल स्ट्रक्चर को, दिस इज द साइज ऑफ द फर्म। साइज ऑफ द फर्म, फर्म का साइज कैसा है। अगर देखो बच्चे, आपके फर्म का साइज छोटा है, ध्यान से समझना इस बात को, अगर आपकी फर्म का साइज छोटा है तो ट्रांजैक्शंस कितनी होती होगी, थोड़ी थोड़ी होती होगी, मतलब इतनी तो कम नहीं होती होगी। अगर मैं कंपैरिजन करूं एक बड़ी फर्म के साथ जिसकी ट्रांजैक्शंस करोड़ों में हो रही है डे बाय डे, ठीक है, तो इस फर्म को इस बड़ी फर्म के साथ कंपेयर किया जाए तो किसे ज्यादा पैसे की जरूरत होगी, ऑब्वियस है बड़ी फर्म को जरूरत होगी। आप जिसका साइज क्या है, बड़ा होगा। अच्छा, इसकी फर्म जहां पे टर्नओवर लाखों करोड़ों की होती होगी, इसे पैसा भी इतना ही चाहिए होगा, इसकी इमेज भी होगी मार्केट में, तभी तो इतनी बड़ी फर्म बन गई है ना। सबका स्टार्टिंग में कैसा बिजनेस होता है, छोटा 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 बिजनेस होता है। तो जो भी आपका छोटे बिजनेस है, स्मॉल साइज बिजनेस है, उनका बेटर माना जाता है कि वो पैसा अरेंज करे तो वो अपना पैसा यूज करे, क्योंकि अभी वो छोटे लेवल पे है, कहीं ना कहीं जब वो अच्छा ग्रोथ कर जाएगी तब वो बाहर से पैसा इजिली रेज कर सकती है। ठीक है, समझ में आया। तो जो स्मॉल कंपनीज होती हैं उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं वो अपनी खुद की कैपिटल के ऊपर, अपने रिजर्व्स के ऊपर। क्यों, अगर वो बाहर से पैसा चलो रेज करने के लिए जा भी रहे हैं, इसकी इतनी इमेज भी नहीं मिलेगी जितनी इसकी इमेज है, इसकी गुडविल भी नहीं है, इसकी क्रेडिट वर्थिनेस भी नहीं है, इसकी बहुत सारी चीज़ें मिसिंग है जो कि बड़ी कंपनी के अंदर ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में होती है। सो यहाँ पर इसको रेज करने में कहीं ना कहीं दिक्कत आएंगी। अच्छा, जितनी इसकी जरूरत हो, मैं कह रही हूँ कि ये तो कर रही है चलो 10 लाख रुपए रेंज, ये कर रही है 10 करोड़ रुपए रेंज, फर्क देखो कितना है ना। आपने जब आप छोटा सा और एग्जांपल दूं तो जैसे कि आप कोई भी सामान छोटी क्वांटिटी में जब भी परचेज करते हैं, उसका जो प्राइस है वो आपके लिए ज़्यादा महंगा पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे कहते हैं ना कि अगर आप कोई भी वेजिटेबल है, कोई भी सब्जी या फ्रूट्स है,
1 किलो लेंगे तो वो 30 रुपये का है, अगर आप वही चीज़ 2 किलो लेंगे तो वो 50 रुपये की लग जाएगी। यही सेम कंसेप्ट यहाँ पे लगने वाला है कि जो छोटी कंपनी है थोड़ी थोड़ी अमाउंट रेज करेगी तो ऑब्वियस सी बात है उसे बाहर क्या करना पड़ेगा, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा, या फिर काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शंस हो सकती है। बट लार्ज फर्म के अंदर जितनी भी मैंने इसके अंदर जो कमियां बताई है वो इसके अंदर नहीं होती है। सो ये ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बाहर से रेज करती है। दैट्स इट, समझ में आ गया। तो पहला तो फैक्टर यही है कि इसका साइज जो है बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती है आपकी कैपिटल स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में, बनाने में। ओके, अच्छा, सेकेंड बात आ जाती है स्टेबिलिटी ऑफ द अर्निंग। ये बात ध्यान से सुनना, इसको मैं थर्ड पॉइंट के साथ लिंक करके समझाती हूँ जिससे दोनों पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। देखो, मैंने कहा आपका जो बिजनेस है उसके अंदर जो सेल्स है ना, ठीक है, कंटिन्यूस बेसिस पे बढ़ती जा रही है, कंटिन्यूस बेसिस पे बढ़ता जा रहा है। अच्छा, सेल्स बढ़ेंगी, क्या आपकी इनकम नहीं जनरेट होगी? ऑब्वियस है, इनकम तो जनरेट होगी, ठीक है जी। सेल के साथ साथ हमारी क्या हो रही है, इनकम जनरेट हो रही है। जब आपकी अर्निंग पावर क्या है, स्टेबल है, तो आप क्या कर सकते हो, बाहर से पैसा रेज कर सकते हो, क्योंकि बाहर से जब भी पैसा रेज करोगे, डिबेंचर से पैसा लोगे, सो आपको क्या करना पड़ता है, एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको उनको पेमेंट करनी पड़ती है। और वो पेमेंट तभी कर पाएंगे जब आपकी जो सेल है वो स्टेबल होगी, है ना। इन केस मैंने कहा आपकी जो सेल है वो अनस्टेबल है, आपकी जो इनकम है वो अनस्टेबल है, तो क्या आप इनकी रेगुलर बेसिस पे पेमेंट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। सो पहला पॉइंट तो ये कहता है कि फर्म की स्टेबिलिटी देखी जाती है कि कैसे कमा रही है। ये तो नहीं है कि एकदम से वो ज़्यादा कमा रही है, फिर एकदम से कम कमा रही है, फिर एकदम से बिल्कुल डाउन गई, फिर ऊपर ज़्यादा कमा रही है। ऐसी सिचुएशन है तो कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकती है ना, कि रेगुलर पेमेंट करने में डिबेंचर्स की इंटरेस्ट तो हमें फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता है। अदरवाइज हमने पढ़ा था, क्या हमने रीड किया था कि जो डिबेंचर्स होते हैं आपके हाई रिस्की होते हैं। क्यों? क्योंकि इन डिबेंचर्स होल्डर्स को ये प्रॉपर राइट होता है कि वो कोर्ट में मूव कर सकते हैं और आपके ऊपर केस दर्ज कर सकते हैं कि इस कंपनी ने ना हमें इंटरेस्ट नहीं दिया, इस कंपनी ने ना हमें रेगुलर बेसिस पे पेमेंट नहीं की, उसके ऊपर आपके ऊपर केस कर सकते हैं, जिसके कारण आपकी इमेज भी डाउन हो जाएगी। क्लियर है? सो सबसे पहले आपको ये समझ में आ गया कि स्टेबिलिटी ऑफ द अर्निंग का यहाँ पे कैपिटल स्ट्रक्चर में क्यों इतना इंपॉर्टेंट रोल है, राइट। अच्छा, आपकी जो सेल्स है, आपकी जो इनकम है, स्टेबल कब होगी? बता सकते हो आप मुझे, स्टेबल कब होगी? जब आपकी मार्केट में कंपटीशन कैसा होगा, बताओ जल्दी से। आपकी मार्केट में कंपटीशन कैसा होगा? कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, डेली बेसिस पे कोई नया कंपटीटर आ रहा है, कोई नई पॉलिसी के साथ, स्ट्रैटेजी के साथ एंटर कर रहा है, सो आपकी सेल स्टेबल रहेगी? नहीं रहेगी। अगर आपका कंपटीशन ज़्यादा है तो आपकी सेल क्या है, अनस्टेबल रहेगी। अगर आपका कंपटीशन मीडियम है या फिर मैं कहूँ लो है, तो आपकी सेल क्या रहने वाली है, आपकी स्टेबल रहने वाली है, आपकी अर्निंग भी स्टेबल होगी। तो कंपटीशन के ऊपर डिपेंड करता है, नहीं करता है? करता है जी। तो इसीलिए हम कंपटीशन का पॉइंट आपका नेक्स्ट है, डिग्री ऑफ कंपटीशन आपका बहुत ज़्यादा है। सो यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप अपने जो भी आपके खुद का पैसा है, प्रोपोर्शन ऑफ द इक्विटी को ज़्यादा रिलाई करेंगे, ज़्यादा वहाँ से पैसा यूज़ करेंगे एज कम्पेयर टू डेट। अगर कंपटीशन आपका नहीं है, नॉट हैव अ हाई डिग्री ऑफ कंपटीशन, देन आपकी सेल क्या होगी, स्टेबल होगी। सेल स्टेबल होगी तो हम क्या कर सकते हैं, हमारी इनकम रेगुलर बेसिस पे होगी। इनकम अगर रेगुलर बेसिस पे होगी तो डेट के ऊपर जो इंटरेस्ट देना होता है रेगुलर बेसिस पे, क्या हम उसको पेमेंट कर सकते हैं? यस, सभी को समझ में आ गया। चलो, तो नेक्स्ट जाता है स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ द फर्म। अब देखो, आप सभी स्टूडेंट्स को पता है कि जो आपकी जो फर्म की जो लाइफ साइकिल है ना, वो 4 पार्ट्स में डिवाइड की गई है। सबसे पहला पार्ट क्या होता है, आपका इंट्रोडक्शन होता है, देन उसके बाद मैच्योरिटी होती है, देन उसके बाद फिर एक पॉइंट आ जाता है ग्रोथ का, देन उसके बाद आ जाती है आपकी डिक्लाइन की सिचुएशन। तो ये जो सिचुएशन होती है ना इंट्रोडक्शन की, यहाँ पर जब आप देखो, आपको भी पता है कि जो मैंने कहा कि जो एजेंट का काम ना बहुत अच्छा है। देखा कि मैंने कि यहाँ पे लाखों बच्चे घुस गए हैं इसमें, ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई रेट से बच्चों ने एंट्री लगाई है, ठीक है, एजेंट के रूप से।
बट यहाँ पे जाकर देखा कि हाँ बहुत सारे बच्चों को कुछ दिक्कत आई, किसी को कुछ दिक्कत आई, किसी को कुछ दिक्कत आई, लाख में से मैं कह रही हूँ कि केवल 1000 बच्चे ही क्या रह गए उस पर्टिकुलर फील्ड में रह गए। सो जब इंट्रोडक्शन होता है ना इसी तरह से किसी बिजनेस का, तो वो बिजनेस तो देखो काफ़ी सारे लोग स्टार्ट करते हैं, बट सक्सेस होना कैसे डिपेंड करते हैं कि वो कंटिन्यूस उस पॉइंट पे चलते रह रहे हैं या नहीं रह रहे हैं, है ना। सो दैट्स अ रीज़न, अगर आपका बिजनेस इंट्रोडक्शन की स्टेज पे है तो आपको क्या होना चाहिए, आपको अपना ही पैसा, खुद का पैसा, इक्विटी यूज करना चाहिए, ठीक है। अगर आपकी जो फर्म है वो ग्रोथ के रेट पे है या मैं कहूँ कि मैच्योरिटी के रेट पे है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, फर्म की भी गुडविल होगी, फर्म की भी रेपुटेशन होगी, फर्म की भी इमेज होगी, राइट। तो उसे डैट को यूज करने में कोई किसी भी तरह की दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली है। तो इनिशियल जो स्टेज है तो वहाँ पर ज़्यादा चांसेस होते हैं फेलियर होने के, सो इसीलिए हम यूज़ करते हैं इक्विटी का। और इसके जस्ट अपोजिट अगर हमारा फर्म ग्रोथ में है, मैच्योरिटी पे पहुंचा हुआ है, सो हम यहाँ से डेट का पैसा यूज़ कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं ये फैक्टर कैसे हम कैपिटल स्ट्रक्चर को डिसाइड कर रहे हैं, राइट। चलो नेक्स्ट आ जाता है इंटरेस्ट कवरेज रेशो। इंटरेस्ट कवरेज रेशो का मतलब पता है क्या है, पता है क्या है कि आपने डिबेंचर्स इशू किए, डिबेंचर्स के ऊपर आपको इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ रहा है, ठीक है। अच्छा, आप कितना कमा रहे हैं, ठीक है, आप कितना कमा रहे हैं और उसमें से कितने % आप इंटरेस्ट दे रहे हैं वो कैलकुलेट करने की बात कर रहे हैं। ये पता है हमने रेशो वाले चैप्टर में किया था। रेशो वाले चैप्टर में जब हमने प्रॉफिटेबिलिटी को कैलकुलेट किया था ना, ये पॉइंट हमने वहाँ किया था। तो फॉर्मूला क्या कहा था मैंने कि हमारे पास इनकम कितनी है वो देखेंगे और इस इनकम का कितना हिस्सा हमारे इंटरेस्ट के रूप में जा रहा है उसकी परसेंटेज को चेकआउट करते हैं, राइट। ये हमेशा टाइम्स में आती है, ठीक है। ये टोटल इंटरेस्ट, टोटल फिक्स्ड इंटरेस्ट इसे हम कहेंगे, है ना। अगर आपकी इंटरेस्ट की जो कवरेज रेशो 6 to 7 टाइम्स है, मान लीजिए मैंने कहा कि मैं कमा 7 लाख रही हूँ, मुझे देने 1 लाख पड़ रहे हैं एज ए इंटरेस्ट के तौर पर, मीन्स कि 7 टाइम्स मेरा प्रॉफिट क्या है, 7 गुना मेरे इंटरेस्ट से ज़्यादा है। तो इस सिचुएशन में मैं क्या कर सकती हूँ, डैट को यूज़ कर सकती हूँ। अगर मेरी कंपनी का जो प्रॉफिट है वो क्या है, 15 लाख है और मुझे केवल इंटरेस्ट के तौर में 1 लाख रुपए देना पड़ रहा है, सो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 15 टाइम्स है, मीन्स कि इससे और बेटर सिचुएशन ये है। तो जितना ज़्यादा आपकी क्या होगी इंटरेस्ट कवरेज रेशो होगी, उतना आप अपनी ऑब्लिगेशन जो बनती है इंटरेस्ट के ऊपर आप उसको टाइमली पे कर पाएंगे। यस या नो, यस, क्योंकि आपके पास उतना सफिशिएंट पैसा है, उतना सफिशिएंट फंड्स है। अच्छा, इन केस आपकी इंटरेस्ट कवरेज रेशो अगर मैं इसको इसके साथ कंपेयर करूं तो इसकी जो कैपेबिलिटी है वो कम है। सो लो इंटरेस्ट कवरेज रेशो कहती है कि आप अपना पैसा यूज करो, कम रिलाई कर सकते हो बाहर वाले पैसे के ऊपर, ज्यादा रिलाई करना है आपको अपने पैसे पर। क्लियर है। अच्छा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्यों इतना इंपॉर्टेंट है कैपिटल स्ट्रक्चर को डिसाइड करते हुए, ये तो एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों? क्योंकि ये जो कंसेप्ट है हमने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पढ़ा था कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं। मैंने आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऊपर सभी तरह की मोस्ट ऑफ वीडियो प्रोवाइड की हुई है, आप देख सकते हैं। चैनल पर विजिट करेंगे, आपको क्या करना है, कंसेप्चुअल स्टडी पॉइंट पे जाना है और प्लेलिस्ट पे जाना है, ठीक है। और प्लेलिस्ट पे जाने के बाद आपको यहाँ नजर आ रहा होगा कि 5th सेमेस्टर फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर वीडियोस, आप यहाँ क्लिक करेंगे ना, सो आपको सभी तरह के जो चैप्टर्स है आपके जो सिलेबस में आते हैं वो सारे के सारे चैप्टर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। क्लियर है। अच्छा, ये इंस्ट्रक्शंस भी है, ठीक है, आपको बताया भी जा रहा है, ठीक है। अच्छा, मैंने कहा कि जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है ना, ये भी आपकी जो कैपिटल स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने में ना बहुत ज़्यादा रोल अदा करते हैं। कैसे? देखो, ये याद है आपको, ये याद है आपको, एक सेकेंड, मैंने आपको बताया था कि आपकी फर्म के अंदर कहाँ गया भाई, चलो कोई बात नहीं, हम इसको दोबारा से फिर प्लॉट कर लेते हैं कि जो आपकी फर्म के अंदर जो कॉस्ट है, जो रिस्क है और जो कंट्रोल है, ये तीनों फैक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं अगर आपको अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को मेंटेन करना है ना। कॉस्ट के केस में मैंने बताया था कि जो
डेटर है वो कैसे हैं, वो चीपेस्ट सोर्स हैं, और जो आपके इक्विटी हैं वो आपके हाई कॉस्ट है। रीजन पता है क्या है, मैं इसको थोड़ा सा रिमूव कर देती हूँ जिससे आपको थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। ये लो भाई, ये ही मिट गया, ठीक है। ये हाई कॉस्ट क्यों कहा गया है इक्विटी को, रीजन पता है क्या है, क्योंकि इक्विटी को यूज करने से ना हमें टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलता। क्यों, क्योंकि इक्विटी के ऊपर हमें डिविडेंड कब पे करते हैं, जब हम आखिरी में जब हमारे पास पैसा बचता है ना। ये देखो सीरीज मैं आपको बहुत पहले से समझाती आ रही हूँ, ये सीरीज आपको मैंने फर्स्ट लेक्चर के अंदर लगातार जो लेक्चर आ रहे हैं उनके अंदर मैं समझाती जा रही हूँ कि जो इक्विटी शेयर होल्डर को सबसे जब आखिरी में जो पैसा बच जाता है ना तब मिलता है। अच्छा, डिबेंचर्स को सबसे पहले पैसा मिलता है, देख पा रहे हो, सबसे पहले यहाँ पर डेट के ऊपर आपने इंटरेस्ट पे किया, देन आप प्रेफरेंस को दे रहे हो, है ना, फिर आप इक्विटी को देंगे। तभी तो यहाँ पे सीरीज में लिखा हुआ है कि पहले इसका नंबर आता है, दूसरा इसका नंबर आता है, तीसरा इक्विटी का आता है ना। तो कॉस्ट की बात की जाए, कॉस्ट में डेट हमारे लिए ज्यादा फेवरेबल होता है। अगर मैं मीन्स की मेरी कंपनी रिस्क को फेस कर सकती है तो डेट पॉसिबल है, क्योंकि रिस्क भी ज्यादा होता है। ध्यान से सुनो, देखो ये वाला पॉइंट, इवन इज ये चीपेस्ट सोर्स होता है ड्यू टू देयर इज अ टैक्स सेविंग अमाउंट, बट ये रिस्की होता है। क्यों, क्योंकि इसके जो शेयर डिबेंचर्स होल्डर्स होते हैं ना उनके पास प्रॉपर राइट होता है कि वो कोर्ट में जाके मूव कर सकते हैं अगर किसी कंपनी ने उसको क्या नहीं दिया, इंटरेस्ट नहीं दिया। मीन्स कि उनके पास ये राइट होता है कि वो कोर्ट में मूव करे और अपने इंटरेस्ट के रिगार्डिंग वहां पर केस दर्ज कर सकते हैं और कंपनी से अपना इंटरेस्ट है वो ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यही रिस्क होता है। अगर आप इस रिस्क को कवर कर सकते हो, इस रिस्क को फेस कर सकते हो, तो आप डेट को यूज करो। तो इसके फायदे बहुत है। ये चीपेस्ट क्यों है, इसके दो कारण हैं। पहली बात तो आपको क्या मिलता है, ये डिडक्टेबल होता है फ्रॉम द प्रॉफिट में से जो इंटरेस्ट होता है। देन उसके बाद हम क्या कैलकुलेट करते हैं, टैक्स कैलकुलेट करते हैं। अब जैसे ही मैंने प्रॉफिट में से इस इंटरेस्ट को माइनस किया, मान लीजिए मेरा 10,000 प्रॉफिट था, ठीक है, इंटरेस्ट मेरा 3,000 था, तो मेरा 7,000 पे बच गया। अब 7,000 के ऊपर एक तो मैं टैक्स दूं, एक मैं 10,000 के ऊपर टैक्स दूं, तो 7,000 के ऊपर कम बनेगा ना। सो जितना कम इनकम होगी उतनी कम आपके ऊपर टैक्स की लायबिलिटी बनने वाली है ना। अच्छा, दूसरा रीजन क्या है, जो कॉस्ट ऑफ डेट होती है ना वो हमेशा कम होती है कॉस्ट ऑफ इक्विटी के से, ये आप याद रखना। बट हमने अजम्पशंस ली थी कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑलवेज ग्रेटर देन टू द कॉस्ट ऑफ डेट। ये थोड़ा सा एक्सेप्शन केस था, मैंने आपको अजम्पशंस में बताया था क्यों हम इसको लेते हैं। सो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में वैसे मैंने आपको बता भी दिया है, चैनल पर विजिट कीजिए और आपको पता लग जाए। ओके, अच्छा, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल के हिसाब से डेट हमारे लिए ज़्यादा प्रेफरेबल है एज कम्पेयर टू इक्विटी। अच्छा, रिटेन कंट्रोल की बात की जाए, रिटेन कंट्रोलिंग का मतलब क्या है, रिटेनिंग कंट्रोल मीन्स की जो कंपनी है ना वो अपना उस पूरी कंपनी के ऊपर ना वो कंपनी चाहती है कि कुछ एक लोगों का ही अधिकार रहे। मीन्स की लेस इक्विटी शेयर होल्डर की बात की जा रही है, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर के पास सबसे ज्यादा राइट होते हैं। चाहे वो राइट आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को चुनने की बात की जा रही है, सेलेक्ट करने की बात की जा रही है, या फिर मैं कहूँ किसी भी वोटिंग में, किसी भी मीटिंग में को अटेंड करने की बात की जा रही है, सबसे ज्यादा राइट आपके इक्विटी के पास होते हैं। तो कंपनी कह रही है कि जो कंट्रोल है ना कंपनी का वो कुछ एक हाथों में रहे। सो हम क्या करेंगे, सबसे ज्यादा डेट को यूज करेंगे, फिर उसके बाद प्रेफरेंस शेयर को, लास्ट में हम इक्विटी को करेंगे और सबसे पहले हम रिटेन अर्निंग करेंगे। ये कंसेप्ट हमने पैकिंग बैक थ्योरी में भी किया था, राइट, समझ में आ गया। अगर रिस्क को आप डाइल्यूट करना चाहते हो, ठीक है, सो आप न्यू इक्विटी शेयर्स को इशू कर सकते हैं। अगर आप अवॉइड करना चाहते हो रिस्क को कि कंट्रोल हमारे में ही रहे, सो हम क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हम डिबेंचर्स को, प्रेफरेंस को, या फिर मैं कहूँ डिबेंचर्स को ही यूज़ करेंगे। क्लियर है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या है कि अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, कि आपको अभी पैसों की जरूरत है तो आपने रेज कर लिया, आपको पता है कि आपके पैसों की जरूरत नहीं है, आप उसको रिडीम कर रहे हैं,
है ना। रिडम्पशन का पॉइंट पता है ना, रिडम्पशन का मतलब होता है कि जो पैसा आप पब्लिक से ले रहे हैं उसको कुछ टाइम के बाद उनको वापस दे दे, है ना। तो आप क्या करेंगे, अगर आपकी फर्म फ्लेक्सिबल नेचर की है, ठीक है, सो आप कैसे कैपिटल का यूज करेंगे, या तो डेट का यूज करेंगे या प्रेफरेंस का यूज करेंगे, क्योंकि इक्विटी तो क्या होते हैं, ओनर ही होते हैं। अगर एक बार किसी ने इक्विटी ले लिया तो वो इक्विटी का पैसा तभी मिलेगा, पहली बात तो सारों की सारी पेमेंट करने के बाद, दूसरा जब फर्म बंद होती है, फर्म लिक्विडेट होती है, तब इनको पैसा मिलता है। तो फ्लेक्सिबिलिटी के केस में इस कंसेप्ट को तो हम यूज नहीं करेंगे। हम किस कंसेप्ट को यूज करेंगे, हम प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल को यूज करेंगे और डिबेंचर्स को यूज करेंगे। क्लियर है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि द फर्म शुड बी कैपेबल ऑफ द चेंजिंग इट्स सोर्सेज ऑफ फंड, इट ईदर डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है। हम इंक्रीज भी कर सकते हैं, हम डिक्रीज भी कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ द फंड। ओके जी, समझ में आ रहा है। अच्छा जी, नेक्स्ट जाता है मार्केट कंडीशन। मार्केट कंडीशंस क्या कह रही है, कैपिटल मार्केट की कंडीशंस। इन्फ्लेशन भी आता है, डिफ्लेशन भी आता है, मींस कि डिप्रेशन भी आता है और बूम भी आता है ना। डिप्रेशन के टाइम हम कभी भी, आपको पता हो, हम इक्विटी शेयर्स को हम इशू नहीं करते हैं। हम बूमिंग टाइम में इक्विटी को हम इशू करते हैं। रीजन पता है क्यों इशू करते हैं? सॉरी, एक सेकेंड। रीजन पता है कि हम इसको क्यों इशू करते हैं बूम टाइम? क्योंकि जो इक्विटी शेयर होल्डर है ये पहले रिस्की नेचर के होते हैं, राइट। और ये क्या चाहते हैं, इक्विटी में पैसा क्यों लगाया जाता है? लोग क्या चाहते हैं, ज्यादा प्रॉफिट अर्न करना। और प्रॉफिट कब अर्न होगा, जब हमारी बूमिंग सिचुएशन आएगी, है ना। स्पेक्यूलेशन जिसे हम कहते हैं, स्पेक्यूलेशन इनकम कहते हैं जिसे, है ना। ये कहते हैं ना कि एक बार हमने 1000 लगाए, 1000 के 10 लाख बन गए। वो कब होगा, जब मार्केट में कैसी सिचुएशन आएगी, महंगाई बहुत बढ़ जाएगी, बूम की सिचुएशन आ जाएगी एकदम से। ऐसे दिवाली पे देखा है आपने बहुत बार, है ना। इवन या कोई भी फेस्टिवल्स आता है, या फिर कोई, अब देखो इलेक्शंस आने वाले हैं, इलेक्शंस के कारण भी मार्केट क्या हो सकती है, अप एंड डाउन हो सकती है। सो जैसा भी इफेक्ट रहता है, अगर वो अप जाती है तो वहां पर इक्विटी शेयर्स को इशू किया जाता है, और अगर डाउन जाती है तो वहां पर हम इशू करते हैं डिबेंचर्स को। क्लियर है, सिचुएशन क्लियर है। बस यही रीजन है कि हम यहाँ पर इसको यूज करते हैं, ठीक है। आपकी मार्केट, कैपिटल मार्केट भी डिसाइड करती है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है क्रेडिट स्टैंडर्ड ऑफ द फर्म। क्रेडिट स्टैंडर्ड पता है क्या कह रहा है कि कंपनी जो है ना, ये जो कंपनी है, इस कंपनी की जो ना मार्केट में इमेज कैसी है। मार्केट में कौन लोग हैं, काफी सारे पर्सन हैं। इसमें कुछ तो इन्वेस्टर्स होंगे, कुछ लैंडर होंगे, कुछ बैंक होंगे, कुछ गवर्नमेंट होगा, काफी सारे पॉइंट्स हैं। मीन्स कि आपकी सारी की सारी एक्सटर्नल पार्टी है यहाँ पर, राइट। ये एक्सटर्नल पार्टी के सामने आपकी कंपनी की इमेज कैसी है उसके बारे में बात कर रहे हैं। ये जो एक्सटर्नल पार्टी है वो ये देखेगी कि जो आप हैं, अपने जितने भी शेयर होल्डर्स है या डेटर्स है, उनकी टाइमली पेमेंट कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। अगर आप कर पाते हैं तो आपकी क्रेडिट स्टैंडिंग कैसी है, हाई है। अगर नहीं कर पाते हो, आपकी क्रेडिट स्टैंडिंग कैसी है, लो है। क्लियर है। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू इन्वेस्टर्स एंड द लेंडर इन द कैपिटल मार्केट आर द, अगर आपकी क्रेडिट स्टैंडिंग अच्छी है तो आप उस पोजीशन का क्या उठाएंगे, लाभ उठाएंगे, एडवांटेज होगा आपको, है ना। क्यों होगा, क्योंकि आप इजिली और पैसा वहां से रेज कर सकते हो। अब सबको पता है कि ये कंपनी टाइमली पैसा दे देती है, टाइमली इंटरेस्ट दे देती है, डिविडेंड रेगुलर बेसिस पे दे रही है। सो क्या हो रहा है, जो शेयर होल्डर्स है, जो ये पर्सन्स है, उनके माइंड में ये पिक्चर बन रही है कि हाँ ये फर्म बिल्कुल ठीक है हमारे लिए, हमें यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, इसको कम मेहनत करनी पड़ेगी, राइट। अगर मैं बात करूँ इसके स्टैंडर्ड्स कैसे हैं, पुअर्स हैं, क्रेडिट स्टैंडर्ड्स पुअर्स हैं, तो कंपनी को बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ेंगे इस पर्टिकुलर शेयर्स को, इस पर्टिकुलर डिबेंचर्स को रेज करने के लिए। क्लियर है। अच्छा, नेक्स्ट जाता है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी पता क्या कह रहा है कि इक्विटी के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, डेट की ट्रेडिंग करनी है। मैम समझ नहीं आया क्या कर रहा हूँ, एक सेकेंड अभी बताते हैं। अब देखो,
जितना ज़्यादा हम डेट यूज़ करेंगे उतना हमारी ओवरऑल कैपिटल तो कम, कॉस्ट तो कम आएगी, बट कहीं ना कहीं इक्विटी का रिस्क भी रेज होगा। इसको नलिफाई करने के लिए हमें ये कंसेप्ट दिया गया ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का। देखो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है, नज़र आ रहा है आप सभी को। मेरे पास मैंने ये लिया है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, कितना है, एक तरफ है हमारे पास इक्विटी फाइनेंस है कि मैं सारा का सारा पैसा इक्विटी से ले रही हूँ, एक तरफ मेरे पास क्या है कि मेरे पास डेट है, एक तरफ मेरे पास प्रेफरेंस है। मीन्स कि तीनों शेयर्स कैपिटल्स मैंने ले लिए, तीनों फंड्स ले लिए। अच्छा, मेरी EBIT ना सब में सेम है, 8 लाख, मेरी 8 लाख नज़र आ रही है बेटे सबको, 8 लाख, ठीक है, मैं बोल भी रही हूँ साथ साथ। अच्छा, इंटरेस्ट सबसे पहले मैंने बताया था आपको, सबसे पहले मेरे को इंटरेस्ट की पेमेंट करनी पड़ती है, फिर मुझे टैक्स की पेमेंट करनी है, फिर मुझे प्रेफरेंस के डिविडेंड की करनी होती है। बचा कुचा जो पैसा होता है हम उसको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर से क्या कर देते हैं, हम डिवाइड कर देते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम इंटरेस्ट की पेमेंट करेंगे। क्या इक्विटी के ऊपर इंटरेस्ट लगता है? नहीं देना पड़ता। क्यों? क्योंकि इक्विटी और प्रेफरेंस को तो हमें डिविडेंड देना होता है, तो इंटरेस्ट तो केवल हमें डैश को देना है। तो चलो, मैंने कहा कि जो मेरा इंटरेस्ट है ना 60,000 रुपीज़ बनता था। अच्छा, तो बाकियों की तो बैलेंसिंग फिगर सेम रही होगी, 8 लाख, इसकी भी 8 लाख प्रेफरेंस शेयर की, बट डेट वाले की 60,000 से माइनस हो गया। अच्छा, अब मेरे को टैक्स रेट लगानी है, कितने परसेंट? 40%। अब ये किसके ऊपर लगती है? सबको पता होगा, ये इस अमाउंट के ऊपर लगती है, याद है इस बात का, ये यहाँ पर लगती है ना। अच्छा, मैंने टैक्स रेट 40% कैलकुलेट किया, एक का आ गया 3,20,000, एक का आ गया 2,96,000, एक का फिर 3,20,000। अभी इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों सेम लेवल पे चल रहे हैं। अच्छा, मैंने कहा कि मेरा जो बैलेंसिंग फिगर आया है वो अर्निंग आफ्टर टैक्स, वो क्या है, वो क्या नजर आ रहा है आपको? वो नजर आ रहा होगा आपको कि 4,80,000, 4,40,000, 4,80,000। अब देखो यहाँ तक अर्निंग आफ्टर टैक्स तक किसकी इनकम थोड़ा सा प्रॉफिट क्या है, कम हो गया है, डेट का हो गया। बट आप देखोगे कि सबसे ज्यादा ना इसका EPS सबसे ज्यादा इसी का मिलेगा। रीजन बताऊंगी क्यों। देखो, अब मैंने क्या किया, प्रेफरेंस डिविडेंड को दिया, प्रेफरेंस का डिविडेंड भी कितना था? 60,000 था। दोनों के इंटरेस्ट की और डिविडेंड की वैल्यू मैंने क्या रखी है? सेम रखी, कि जिससे आपको इफेक्ट पता लग सके। अच्छा, तो यहाँ पे अर्निंग एबिलिटी टू द इक्विटी शेयर होल्डर क्या होगी? मींस कि अब ये सारा का सारा पैसा किसका बच गया? इक्विटी शेयर्स होल्डर्स का। 4,80,000, 4,40,000, 4,20,000, ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो अब मैंने कहा कि यहाँ पर मैंने नंबर ऑफ द इक्विटी जो शेयर्स होल्डर्स थे ना, आउटस्टैंडिंग जो शेयर्स थे वो क्या थे? 2.5 लाख इक्विटी शेयर्स किसके थे? इक्विटी के थे। यहाँ पर 2 लाख थे, यहाँ पर 2 लाख थे। अब देखो, मैंने इन दोनों की सिचुएशन को सेम रखा था, ऑब्वियस सी बात है इनके भी क्या रखने वाली हूँ, जो शेयर होल्डर्स है वो भी इक्वल रखने वाले। जैसे ही मैंने इस अमाउंट को इसके साथ डिवाइड कर दिया, इन सब के साथ, तो आप नजर कर पा रहे हैं कि एक की तो वैल्यू कितनी है, एक की वैल्यू 1.93 है, एक की वैल्यू 2.22 है, एक की वैल्यू 2.1 है। कि जैसे ही मैंने डेट को यूज किया तो हमारे प्रेफरेंस शेयर इक्विटी शेयर्स होल्डर का EPS क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो ये कहते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। मींस कि इक्विटी के ऊपर हमने डेट की ट्रेडिंग की, जिसकी वजह से हमने उसके EPS को इंक्रीज कर दिया। समझ पा रहे हो? ये एग्जाम्पल आप एग्जाम के अंदर भी लिख के आ सकते हैं। क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होता है कि जब हम अपने शेयर्स को, जब हम अपनी कैपिटल को रेज कर रहे हैं ना बच्चे, तब हमारे वहां पर कॉस्ट इनकर्ड होती है, उसे हम कहते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट। वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, वो अंडरराइटर की फॉर्म में हो सकती है, वो कमीशन की फॉर्म में हो सकती है, वो ब्रोकरेज की फॉर्म में हो सकती है, किसी भी पब्लिसिटी कर रहे हैं हम अपनी कंपनी के बारे में, मींस कि किसी भी तरीके से ये जो भी कॉस्ट इनकर्ड हो रही है उसे हम कहेंगे फ्लोटेशन कॉस्ट। ठीक है। अच्छा, ये माना जाता है जो फ्लोटेशन कॉस्ट है ना वो डेट के ऊपर थोड़ा सा कम आती है अगर मैं कंपेयर करूं इक्विटी शेयर से या फिर मैं कहूं प्रेफरेंस शेयर से। क्लियर है? अच्छा, नेचर ऑफ इन्वेस्टर्स भी के ऊपर तो डिपेंड करता है ना। अब देखो, पैसा इन्वेस्ट करने वाले की थिंकिंग भी पता होनी चाहिए और जो बिजनेस चला रहा है
उसकी थिंकिंग के ऊपर भी आपका बिजनेस डिपेंड करता है कि आप कैसा कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है मेंटेन करने वाले हो, राइट। मैंने कहा अगर आपका जो आपका इन्वेस्टर्स है आपके हाई रिस्क लेने के लिए रेडी है, हाई रिस्क होगा तो ऑब्वियस ही बात है हाई रिटर्न भी तो होगी, हायर रिटर्न भी होगी। तो इस केस में हम क्या करेंगे, वो इक्विटी जो पर्सन है वो कहाँ इन्वेस्ट करेगा, इक्विटी शेयर्स में करेगा, राइट। तो हम इक्विटी यूज कर सकते हैं। अगर मैंने देखा कि जो मेरे इन्वेस्टर्स हैं वो कंजर्वेटिव नेचर के हैं, कंजर्वेटिव नेचर के हैं, या आप वर्किंग कैपिटल में भी स्टडी करेंगे कि ऐसे इन्वेस्टर जो थोड़ा सा कंजूस टाइप के हैं, ज़्यादा मतलब रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं होते, तो उस सिचुएशन में हम डेट को यूज़ करेंगे इस पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने में। क्लियर है? अच्छा जी, अब आगे आ जाती है लीगल रिक्वायरमेंट की बात की जा रही है। लीगल रिक्वायरमेंट का मतलब होता है जो रूल रेगुलेशंस, जो प्रोविजंस, टर्म कंडीशंस जो गवर्नमेंट ने इशू की है, जो सेबी ने इशू की है। अब देखो गवर्नमेंट तो क्या इशू करेगी, कंपनी को चलाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर कोई कंपनी ने अपने शेयर्स के रिगार्डिंग, या फिर मैं कहूँ कि अपने डेट कैपिटल के रिगार्डिंग अपने आप को स्टॉक एक्सचेंज के अंदर अपने आप को लिस्टेड किया हुआ है, तो उसे क्या करना पड़ेगा, उसके इसके भी रूल फॉलो करने पड़ेंगे। किसको? इस कंपनी को। सो लीगल रेगुलेशन भी, लीगल रिक्वायरमेंट भी जरूरी होते हैं कि आप इन सभी कंप्लायंसेस को फॉलो करें, इनको प्रॉपर कंप्लायंसेस किया जाए। ओके, जितने भी रूल रेगुलेशन है कि जो चाहे वो स्टॉक एक्सचेंज फ्रेम ने, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट ने, सेबी ने कर रखा है वो, या फिर वो गवर्नमेंट ने रूल रेगुलेशन बनाए, उनको भी फॉलो कर सकते हैं। क्या पता कुछ रूल किसी कंपनी के लिए फेवरेबल हो, कुछ रूल किसी कंपनी के लिए अनफेवरेबल हो सकते हैं। क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट जाता है एटीट्यूड ऑफ द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का, अब देखो ऊपर हमने जितने भी पॉइंट्स पढ़े ये सारे के सारे अब मैनेजमेंट का व्यू पॉइंट बताएगा कि वो किस तरीके से इन सभी चीज़ों को ले पा रहा है, समझ पा रहा है, कैसे कर पा रहा है। क्लियर है? उम्मीद करेंगे कि जो फैक्टर अफेक्टिंग वाला जो टॉपिक था ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये सारे के सारे पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए हैं। टोटल 16 पॉइंट्स से 15 पॉइंट्स जितने भी हमने डिस्कस किए, ये सारे के सारे, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन 101% है, 15 मार्क्स का एज इट इज क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है। क्लियर है? चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बढ़िया ऐसी तरीके से हम सारे सब्जेक्ट्स को करते रहेंगे, सभी टॉपिक्स को मोस्ट ऑफ कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। क्लियर है? चलिए, अगर सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ सेशन को लाइक कीजिए, बच्चों के पास शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आप इन नोट्स को लेना चाहते तो ₹9 आपको पे करने होंगे। व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी दोनों चीज़ें डिस्क्रिप्शन में गिवन है, तो टीम के साथ कांटेक्ट कीजिए, वो आपको बता देंगे, गाइडेंस दे देंगे कैसे आप इन नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। ओके, चलो।